आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपको आपके एग्जाम में सीधे तौर पे पूछे जाते हैं। हाँ, इस टॉपिक से आपको आपके एग्जाम में सीधे तौर पे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस भी एग्जाम में वेक्टर या 3D से प्रश्न बनते हैं, हर एक उन एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं सीधे तौर पे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर देगा, है ना। तो आज के क्लास से सिर्फ 5 नंबर का काम होने वाला है, तो ध्यान दें। आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्शन कोसाइन है, जिसे डायरेक्शन एंगल हिंदी में से दिक् कोज्या बोला जाता है। ठीक, यदि सदिश ओपी जिसे हम वेक्टर आर से, है ना, रिप्रेजेंट करेंगे ओ एक्स कहने का मतलब अपना एक्स अक्ष है ना। ओ एक्स कहने का मतलब एक्स अक्ष, ओ वाई यानी कि वाई अक्ष, तथा ओ जेड से अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। ठीक है, ये अपना समझ लेते हैं कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो क्या है कि वो एक्स अक्ष यानी ओ एक्स यानी एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, तो वो ओ एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है। तो ये समझ लेते हैं कि ये अल्फा कोण, ठीक है। और वाई अक्ष के साथ बीटा, और जेड के साथ क्या बना रहा है, जेड के साथ गामा कोण बना रहा है। ठीक है, इस प्रकार से ये कोण बनाते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो बिंदु है अपना P, हमने जो OP यानी O से P जो बिंदु ले रखा है, ये P, ये YZ तल में है। तो थोड़ा इसको समझते हैं, क्योंकि ये फिगर जो है 3D का है, तो थोड़ा प्रयास करते हैं 3D में समझने के लिए। हम ऐसा मानते हैं, है ना, हम ऐसा मानते हैं कि ये अपना एक्स अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये अपना वाई अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अपना जेड अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिगर को देखने से ऐसा लगता होगा कि जो अपना बिंदु P है वो वाई और जेड के वाई जेड तल में है, वाई जेड के मध्य में है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना जो बिंदु है यहाँ ना होकर के यहाँ पर है, ठीक ना। कहने का मतलब ऐसा है कि मान लेते हैं ये अपना ओपी वेक्टर ओपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पेन का ये जो टॉप वाला पॉइंट है, ऊपर वाला हिस्सा, ये है आपका बिंदु पी। तो यहां से इसके साथ जो बन रहा है ये अल्फा कोण बन रहा है, ठीक, इसके साथ बीटा कोण बन रहा है, और इसके साथ गामा कोण बन रहा है, अभी तक जो फिगर बना है उसके अनुसार। ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा और समझते हैं। बनाती है तो अल्फा कॉस बीटा एवं कॉस गामा को ओपी की दिक्कोज्या कहा जाता है, यानी यही अपना क्या है, दिक्कोज्या है। ठीक, दिक्कोज्या को हम एल एम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स अक्ष वाले को एल से, वाई अक्ष वाले को एम से, और जेड अक्ष वाले को एन से। इसका मतलब हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा यहाँ से याद रखेंगे कि हमारा जो एल होता है वो कॉस अल्फा होता है, एम जो होता है कॉस बीटा होता है, और एन जो होता है कॉस गामा। लेकिन कब, जब आपको एंगल दिया हो तब। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपको एंगल ही दिया जाए, ठीक है। तो एंगल दिया जाए तो ये तो आसान है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। लेकिन एंगल ना दे करके आपको क्या दे दिया जाए, इसका ये वेक्टर दे दिया जाए, वेक्टर आर दे दिया जाए, जो हमने यहाँ पर बोल रखा कि ओपी वेक्टर आर है, इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, ये दे दिया जाए। तो हम ये जानते हैं कि जो ये यहाँ से यहाँ तक की ये दिष्ट रेखा की लंबाई है वो वेक्टर आर का मापांक होगा, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, चले आगे समझते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हम घन बनाने का कोशिश करते हैं।
यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक, ये वाला बिंदु, ठीक है ना। तो इस बिंदु का पहले निर्देशांक पे बात करते हैं, क्योंकि जब भी आपको बिंदु P बताया जाएगा तो उसका निर्देशांक दिया ही जाएगा। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो आपको पता है कि हम यही पढ़ते हैं कि मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर अगर कोई बिंदु है तो हम मान लेते हैं कि वो x अक्ष पे अगर a दूरी चला है और ये बिंदु y अक्ष पे अगर b दूरी चला है तो इसका निर्देशांक ab होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखते हैं कि ये मूल बिंदु से कितना दूर है, x, ये पॉइंट का नाम हम x देते हैं कि x पॉइंट पर ये कटा हुआ है, ये बिंदु जो है x पॉइंट पे है। तो याद रखेंगे ये हमेशा लंबवत होता है, ये भी 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री बनाता है। तो अगर हम यहां से यहां मिला दें, ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री का है, यानी x अक्ष से ये सीधे तौर पे समांतर एक x अक्ष पे ऐसे y अक्ष के समांतर हमने एक रेखा खींचा जो x अक्ष को x पॉइंट पर काट रही है। उसी तरीके से ये जो होगा ये भी 90 डिग्री होगा, यानी हमने इस बार रेखा जो खींचा वो 90 डिग्री और किस पॉइंट पे कट रहा है, y पर, और यहां से ये काट देते हैं, ठीक। तो इसका मतलब इसका जो निर्देशांक होगा वो x y z होगा। जैसे आप यहाँ पर लेकर चलते हैं, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पर x y में हमेशा अगर मान लो कोई बिंदु यहाँ पर है जिसका निर्देशांक है 4 और 7, तो इसका मतलब ये x अक्ष को 4 पे और y अक्ष को ऐसे करने पर 7 पे काटता होगा। तो उसी तरीके से अगर इसका निर्देशांक हम x y z मान लें तो ये x अक्ष को z पे, y अक्ष को y पे और z अक्ष को z पे, है ना, x अक्ष को x पे, ठीक, काटता है। बोले कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। चले और समझते हैं, पहले बात करते हैं हम x अक्ष के लिए। तो ऐसा समझ लेते हैं कि ये अपना क्या है, मूल बिंदु है, और ये है अपना भैया x अक्ष, और ये हो गया वो पॉइंट x जहां पर ये बिंदु है। और इसे ले लेते हैं हम अपना बिंदु P, जो ऐसे अपना यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसका नाम हमने दिया है अल्फा, दिया है। और हमको ये भी पता है कि ये क्या है, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्ट रेखा है ये मॉड ऑफ वेक्टर r है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमारा क्या है, x है। तो आपको पता होना चाहिए कि cos अल्फा बराबर क्या होता है, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो सामने वाले को लंब बोलते हैं, यानी ये आधार है, यहां से यह दूरी कितना है, x का है ना, तो हम बोलेंगे x बटा में मॉड r। नहीं, उसी तरीके से y अक्ष के लिए बात करते हैं। अगर मान लें ये हमारा y अक्ष है और ये जो पॉइंट है y है, और ये अपना बिंदु P है जो y पर 90 डिग्री से गिरता है, ठीक ना, जिसे आगे जाकर हम लोग प्रोजेक्शन बोलेंगे, ठीक है। और ये कितना का कोण बनाता है, ये बीटा बनाता है, ठीक ना। तो ये अपना y हो गया, और ये तो पता ही है, यानी कि cos बीटा y बाई मॉड r, नहीं y बाई मॉड r। और इसी तरीके से डायरेक्ट लिखते हैं, क्या हो जाएगा सर, अल्फा x अक्ष के साथ बनता है इसलिए x बाई मॉड r, बीटा y अक्ष के साथ बनता है इसलिए y बाई मॉड r, ठीक है। और गामा सर ये जो है अपना z अक्ष के साथ बनता है, यानी z बाई मॉड r, ठीक है। ये तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये x y z है क्या, है ना सर, ये x y z ये वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु है। अगर आपको बिंदु दिया हो तो इस तरीके से, नहीं तो इस वाले सदिश का अगर हम बोले वेक्टर r बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे x i कैफ, x दूरी किसके डायरेक्शन में, x के डायरेक्शन में, यानी i के डायरेक्शन में, प्लस j z, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां से अपने को एक और चीज सीखने को मिला कि अगर हम L को cos अल्फा बोलते हैं और cos अल्फा बराबर x बाई इतना है, ठीक है, तो हम
एल का मान इतना लिख सकते हैं। उसी तरीके से एम जो अपना कॉस बीटा है, ठीक है, वाई बाई आर का मापांक, और एन है ना कॉस ये अपना जेड बाई आर का मापांक हो जाएगा, है ना। इसी को दिक् कोसाइन बोलते हैं। अगर हमें एंगल दिया होगा तो डायरेक्ट निकलेगा, अगर एंगल ना दे करके हमें सिर्फ वेक्टर दिया होगा, ठीक है, अगर सिर्फ वेक्टर दिया होगा कि एक स्थिति सदिश इतना है, तो बताइए उसका दिक् कोज्या क्या है। तो हम क्या करेंगे, x बटा में r का मॉडुलस, y बटा में r का मॉडुलस, z बटा में r का मॉडुलस। चलिए इसे पहले नोट कर लेंगे। हम यहां से शुरुआत करते हैं कि हमने देखा क्या कि कॉस अल्फा बराबर एक्स बाई मॉड आर है। तो क्या आप यहां से x बराबर r का मापांक इंटू कॉस लिख सकते हो। उसी तरीके से y बराबर इतना, और z बराबर क्या अपना इतना होगा क्या। और हम ये भी जानते हैं कि हमने वेक्टर r बराबर x आई कैप y j कैप और z k कैप ले रखा था। तो x y z का मान हम यहाँ पर रखें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा, ठीक है। अब ध्यान से आप देखोगे तो सब में से r का मापांक कॉमन है, तो बचेगा क्या, हर जगह कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये इधर गुना में है, आप चाहो तो दोनों तरफ मॉड ऑफ आर का डिवाइड कर लो, यानी इधर भी मापांक से भाग और इधर भी मापांक का भाग लगा लो, या सीधे तौर पे इधर गुना में तो इधर भागा में बोलकर ला सकते हो। ठीक है, अब ये 1 हो जाएगा। अब भैया एक चीज आप पढ़े होंगे, अगर ए का एकांक सदिश निकालना हो तो वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का मापांक लिखते हैं। इसका मतलब वेक्टर आर बटा में वेक्टर आर का मापांक किसके बराबर होगा, आर के एकांक सदिश के बराबर, यानी कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप कॉस गामा के कैप, ठीक है। ये अपना एक रिजल्ट हुआ, याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा और इसमें बदलाव करते हैं भैया। जैसे हम बोल चुके हैं कि जो अल्फा होता है वो एल के बराबर होता है ना। तो अल्फा के लिए एल आई कैप, बीटा के लिए कॉस बीटा के लिए एम, और कॉस गामा के लिए इन लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो यहां से एक बात समझना है अपने को कि अगर आपको दिक् कोज्या निकालना है तो आप क्या करो, एकांक सदिश निकाल लो। अगर किसी वेक्टर का आपको डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए बोला जाए तो आप क्या करो, उसका एकांक, है ना, एकांक सदिश निकाल लो, मात्रक सदिश निकाल लो। उससे क्या होगा, तो मात्रक सदिश के साथ जो, जैसे i के साथ जो गुना में होगा वो l का वैल्यू होगा, j के साथ जो गुना में होगा वो m का वैल्यू होगा, और k के साथ जो गुना में होगा वो n का वैल्यू होगा। बात समझ पा रहे हैं, चले नोट कर लेंगे। थोड़ा सा और आगे देखते हैं। एक प्रश्न है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर
और एन स्क्वायर का मान कितना होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। तो याद रखेंगे इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, हमेशा याद रखेंगे, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है सर, ठीक है 1 होता है, कैसे होता है, तो चलिए इसको थोड़ा प्रूफ करते हैं। हमने वेक्टर आर पे बात शुरू की थी, जो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप के बराबर होता है। तो हम बोलेंगे बताओ भैया मॉड ऑफ आर क्या है, तो बोलोगे सर अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, यही ना है मॉड ऑफ आर। ठीक है, आर का मापांक तो यही है, वेक्टर आर का मापांक होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा ठीक है, एल बराबर, सर एल बराबर हमने देखा है कितना होता है, एम बराबर वाई बाई आर का मापांक, और एन बराबर क्या होगा, जेड बाई आर का मापांक, यही होगा ना। चले तो यहां से आते हैं, तो क्या हम एल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बटा में का स्क्वायर नहीं लिख सकते, एम स्क्वायर को वाई स्क्वायर बटा में आर के मापांक का आर स्क्वायर नहीं लिख सकते, और एन स्क्वायर को जेड स्क्वायर बट्टा में आर के मापांक का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। आइए, तो इसका मतलब ये है कि हमने लिया था एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, तो एल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा में आर का स्क्वायर बोलते हैं इसको, प्लस ना वाई स्क्वायर बट्टा में आर का स्क्वायर और जेड स्क्वायर बट्टा में आर का स्क्वायर, यही होगा। ठीक, बट्टे का जोड़ बनाएंगे तो भैया सभी का जो है वो बराबर होगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। अब अगर इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दिया जाता तो इधर क्या हो जाता, इतना हो जाता और इसका रूट कैंसिल हो जाता। तो नहीं लगता आपको कि इसको हम इतना लिख सकते हैं, जो कट के क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, जो कट के 1 बनाएगा। ठीक है, चलो ये प्रूफ है, आपको लिखना चाहिए। लेकिन इससे के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आपको पता है कि आप एल एस एल को, है ना, कॉस अल्फा बोलते हो, यानी क्वेश्चन इस तरीके से कभी कभी घुमाकर भी आपसे पूछ लिया जाएगा, एल एम एन ना दे करके कॉस में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा, तब भी इसका रिजल्ट एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉस अल्फा का मतलब एल होता है, कॉस बीटा का मतलब एम होता है, और कॉस गामा का मतलब एन होता है। ठीक है, चले अब नोट कर लेंगे। क्या होता है कि जब आप इतना पढ़ के जाते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इतना दे दिया जाता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान क्या होगा। अब तो बोलोगे हमने तो एल एल एम एन और कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा के बारे में पढ़ा था, ये तो साइन है, इसका आंसर क्या होगा। तो ये भी बिल्कुल आसान है, आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, बस उसी का प्रयोग यहाँ पर अपने को कर लेना है। और आपको क्या पता है, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा एक होता है। इसका मतलब आप कॉस को क्या लिख सकते हैं सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, है ना, ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये इसके लिए है ये इसके लिए है, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा।
बराबर 1, यानी ब्रैकेट हटाओगे तो 1 माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 1 माइनस साइन गामा। एक साइन को एक तरफ करते हैं, ये 1 ये 1 और ये 1, कुछ इतना हो जाएगा, और 1 इधर से था, ये माइनस उधर जाएगा प्लस, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इतना हो जाएगा। अब ये प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, यानी कि ये तीनों को जोड़ दो भैया 3, और ये इधर आएगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। यानी अब तो आपको दिख ही रहा होगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा क्या होगा, तो आप रिजल्ट क्या दोगे, उत्तर क्या दोगे भैया, तो इसका सर सही उत्तर जो होगा वो 2 होगा। चलें इसको भी जल्दी से नोट कर लेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन से संबंधित हमने कुछ प्रश्न ले रखा है, तो इन प्रश्नों को हम एक एक करके पहले सॉल्व कर लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमें कितना समझ में आया है। चलो पहला क्वेश्चन है, किसी रेखा द्वारा एक्स वाई जेड अक्षों से बनाए गए कोणों के कोसाइन कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, दिक्कोज्या। यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा। चलें और सभी ऑप्शनों पर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्थिति सदिश, ये तो पता ही है कि स्थिति सदिश क्या होता है। अगर स्थिति सदिश मूल बिंदु और किसी बिंदु से बनाया गया एक, है ना, सदिश होता है। अदिश क्या है, अदिश कोई भी एक संख्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है दिक्कोज्या, सॉरी दिक अनुपात। ये दिक अनुपात क्या है, तो बहुत ही आसान है। मान लेते हैं अगर कोई वेक्टर अपना ए है, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, तो अगर हमसे डायरेक्शन रेशियो पूछा जाएगा dr, है ना, डायरेक्शन रेशियो, दिक अनुपात को हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं ना, तो डायरेक्शन रेशियो पूछा जाएगा तो हम बस सीधे तौर पे लिखेंगे आई के साथ क्या है, ये जो है ये डायरेक्शन रेशियो है। यानी कि अदिश घटक को ही डायरेक्शन रेशियो बोला जाता है। ये अदिश घटक भी है और यही आपका दिक अनुपात भी है। तो और अगर आपसे पूछा जाता कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए क्या है, डीसी डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, अंडर रूट a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर, a3 का स्क्वायर। ठीक है, और कॉमा a2 बटा में फिर से सेम टू सेम, और a3 बटा में अंडर रूट फिर से सेम टू सेम। ठीक है, तो अगर आपसे कभी दिक अनुपात पूछा जाए तो आई कैप जे कैप और के कैप के साथ वाले को यानी अदिश घटक को लिख देना है। और अगर आपसे डायरेक्शन रेशियो सॉरी डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाए तो इस तरीके से आप निकालना जानते हो। और यही है dr और dc में संबंध भी। अगर कभी पूछा जाए बताइए dr और dc में क्या संबंध होता है, तो भैया ये संबंध होता है dr और dc में। ठीक है, चलें इसी के साथ अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है, यदि किसी रेखा के दिक्कोज्या LMN हो तो बताना इसमें से कौन सही है। क्या आपने पढ़ा है कि L प्लस M प्लस N, नहीं, एक के बराबर नहीं होता है, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही है। ठीक है, अगला है, यदि रेखा x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो उसका L क्या होगा। याद है ना, L बराबर कॉस अल्फा पढ़ा है हमने, और अल्फा क्या है, x अक्ष और वेक्टर r और x अक्ष के बीच बनने वाला कोण है। तो कितना कोण बन रहा है, ठीक है, 60 डिग्री, यानी L किसके बराबर होगा, cos 60 डिग्री के बराबर होगा। अगला है, यदि L बराबर 3/5, M बराबर 4/5, तो N का मान क्या होगा। तो इसके लिए क्या है कि आपको याद होना चाहिए L स्क्वायर, M स्क्वायर
और एन स्क्वायर जो होता है सर वो 1 के बराबर होता है। यानी एल स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना भैया 3/5, तो स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9/25 प्लस एम का वैल्यू 4/5 तो 16/25, स्क्वायर का वैल्यू हम एन स्क्वायर रहने देते हैं, ये ऐसे। अब जोड़ते हैं तो इसका एलसीएम बस निकालते हैं तो ये 25 ही रहेगा, ठीक। 9 16 एन स्क्वायर 1, ये 9 16 25 25/25 यानी 1 प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, यानी एन स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 1 माइनस 1, एन स्क्वायर बराबर 0। इसका मतलब एन का भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा, यानी इसका जो सही उत्तर है वो है सी, ठीक। अगला, दिक कोज्या हमेशा ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, -1 1 के बीच में होता है या 1 से बड़ा होता है ना, बताना है। एक -1 और 1 के बीच में होते हैं या 1 से बड़े होते हैं। तो पहला नंबर बात याद रखेंगे, कैसे याद रखना है सर, तो हम इतना ही बोलेंगे कि बताइए आपने cos थीटा के बारे में तो पढ़ा ही होगा। cos थीटा का अधिकतम मान सर 1 है ना, और न्यूनतम मान -1। तो जाहिर सी बात है दिक कोजिया यानी एल एम एन की बात कर रहे हैं हम, तो एल क्या होता है cos अल्फा, एम क्या होता है cos बीटा, और एन क्या होता है cos गामा, यानी कि cos का ही वैल्यू होगा। जिसका जो सही उत्तर है वो है अपना ऑप्शन सी। चलिए नोट कर लेंगे। चलिए हमने कुछ और प्रश्नों को ले रखा है। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, किसी रेखा का दिक अनुपात 2 -1 2 हो तो दिक कोज्याएं होंगे। कहने का मतलब ऐसा है कि हम जानते हैं कि दिक अनुपात और दिक कोज्या में क्या संबंध है। अगर आपका दिक अनुपात है ना A1 A2 A3 है, तो जो आपका दिक कोज्या होगा A1 बटा में अंडर रूट A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मतलब पहले हम इसका अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 9 यानी 3 है ना, यानी कि A1 बट्टा में 3, A2 बटा में 3 और A3 बटा में 3 ही होगा। यानी हमारा A1 क्या है 2 है, तो हमारा जो उत्तर होगा 2 बट्टा में 3 -1 बट्टा में 3 और 2 बट्टा में 3। तो चेक करते हैं, पहला वाला ऑप्शन नहीं, गलत है, क्योंकि माइनस का चिन्ह हमारे पास 1 के साथ है और यहाँ पर जो है 2 के साथ है, ठीक है। ये भी नहीं होने वाला है ना। अंडर रूट 9 ही तो 3 है, ठीक है। इसका मतलब जो अपना उत्तर है वो उत्तर सी होगा, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक रेखा सभी अक्षों से समान कोण बनाती है, अगर जितना भी अक्ष है सबके साथ समान कोण बनाएगा तो क्या होगा। तो समान कोण है ना, यानी कि समान कोण कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि अल्फा बीटा और गामा ये सभी के सभी क्या है बराबर हैं, ठीक है, किसी एक के बराबर है, ठीक। तो जब ये सभी के सभी किसी एक के बराबर होंगे, इसका मतलब ये होगा कि cos अल्फा cos बीटा और cos गामा भी आपस में बराबर होंगे। और जब ये बराबर हैं तो इसको एल बोलते हैं, इसको एम बोलते हैं और इसको एन बोलते हैं। इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, और ये कभी हो नहीं सकता है ना, याद रखेंगे ये हमेशा एक के बराबर होता है, ठीक है। चले अगला, यदि एल बराबर 0 हो तो रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के लंबवत है, एक्स अक्ष पर स्थित है, नॉट का मतलब होता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आइए समझते हैं। समांतर, लंबवत या स्थित, इसी पर बात करना है ना। तो आप देखो तो ये दोनों सेम चीज होता है, समांतर या स्थित वाला केस। तो ये उत्तर तो ए और सी होने वाला नहीं है, हाँ इन दोनों में से ही कोई होने वाला है। तो आइए पहले चेक करते हैं। एल, एल कहने का मतलब क्या है, एल कहने का मतलब है कॉस अल्फा, और इसका मान क्या है 0। तो कॉस अल्फा का मान क्या हो गया 0। शायद आपको याद होगा कॉस में 0 कितने डिग्री का वैल्यू होता है। सर जो कॉस में 0 होता है ना वो 90 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी अल्फा का मान क्या होगा 90, और 90 को क्या बोलते हैं भैया लंबवत, लंब, यानी जो इसका सही उत्तर है वो क्या है बी है। अगला, यदि एल बराबर एम
तो कौन सा सही है? रेखा x और y दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। चलें आगे पढ़ते हैं। रेखा z अक्ष के समांतर है, रेखा xy समतल में है, नॉट नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही उत्तर होगा भैया, अगर ये दोनों बराबर है, सिंपल सा समझो, ये दोनों बराबर है तो आप क्या बोल सकते हैं कि सर ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं? जब ये दोनों बराबर है तुलना करेंगे तो अल्फा बीटा भी बराबर आ गए, यानी कि x अक्ष के साथ बनाया गया कोण और y अक्ष के साथ बनाया गया कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और समांतर का तो जिक्र ही नहीं करना है अपने को, है ना। अगर ये है तो इसके समांतर लेंगे तो जो फिर ना तो इसके साथ कोई कोण बनेगा, ना तो इसके साथ, ना तो इसके साथ, ऐसा भी स्थिति आ सकता है। चलिए ये समझते हैं समांतर वाले केस को कि समांतर क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये कोण बनने के लिए कम से कम दो रेखाएं कोण कब बनाती हैं? जब वो दोनों आपस में इस तरीके से कोई संलग्न बिंदु के साथ जुड़ी हुई हो, ठीक ना। तब नहीं होती है तो हम उसे जोड़ते हैं। ठीक, ये समझते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा z है। तो समांतर कहने का मतलब दम इसके ऊपर भी हो सकता है या ऐसे हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अगर इसके ऊपर भी आप मान के चलोगे, है ना सर, इसके ऊपर भी हम मान के चलते हैं, मान लेते हैं यही है, यही वो बिंदु है हमारा, तो सर ये 90 डिग्री तो बना रहा है, यानी एक्स वाई, एक्स के साथ 90 और वाई के साथ, सर ये तो सही है मान गया। तो सर ये भी तो सही हो सकता है क्योंकि अभी ये जेड के समांतर है। बात को फिर से समझिएगा, हम बोल रहे हैं कि ये अपना एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। हम चर्चा कर रहे हैं जेड अक्ष के समांतर के लिए। तो जेड अक्ष के समांतर अगर हम बोल दें कि ये जो जेड अक्ष है यही हमारा वो रेखा भी है, जेड अक्ष ही हमारा रेखा है, यानी ये कोलिनियर है। ठीक, जेड अक्ष और रेखा कोलिनियर है। तो इसका मतलब ये है सर, देखिए ये 90 डिग्री का बनाता है, ये भी 90 डिग्री का बनाता है। पहला वाला तो सही है तो सर दूसरा वाला भी तो सही हो सकता था ना कि जेड अक्ष के समांतर। तो इस स्थिति में तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाई मान लो ये इस रेखा, मतलब जो रेखा है वो अक्ष के साथ कोलिनियर ना होकर कुछ ऐसा हो जाए, ये भी तो समांतर का केस है। अब बताओ, अब क्या वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ कोण बना रहा है? नहीं, ठीक है, नहीं बना रहा है। तो जब कोण का पता ही नहीं चलेगा तो आप कैसे बना सकते हो कि ये समान कोण बना रहे हैं या समान है? तो याद रखें इसका जो सही उत्तर होगा वो जो होगा अपना ए। चलिए नोट कर लेंगे। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा दें।